हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या होती, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ा, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ा। साथ में हम लोगों ने देखा था कि जब मिक्स्ड ग्रुपिंग का केस होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर लोड के बराबर हो जाता है तब लोड के अक्रॉस जो पावर डिलीवर होती है वो मैक्सिमम होती है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड पावर। यहां पर देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें सुपरपोजिशन थ्योरम की, तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लगाते कब है? सबसे पहला कि अगर कोई सर्किट है उसके ऊपर केवीएल लगाया जाए, केसीएल लगाया जाए, वहां से अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है उसमें जितने भी सोर्सेस काम कर रहे होते हैं उस पूरे नेटवर्क के अंदर उन सबका कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल सोर्स के लिए हमें कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए हेल्पफुल रहती है हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम। ये कैसे काम करती, किस पर काम करती, उसका स्टेटमेंट लिखा है, हम पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। इन एनी मल्टी सोर्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, मल्टी सोर्स का मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें एक से ज्यादा करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स होते हैं, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ ए लीनियर बायलेटरल एलिमेंट, लीनियर बायलेटरल, इनके बारे में हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था तभी डिस्कस किया था। लीनियर का मतलब है यहां पर डिस्कस किया था V वर्सेस I वर्सेस V कर्व डिस्कस किया था, इस तरह से बनता है। और बायलेटरल का मतलब होता है कि सप्लाई किसी भी साइड से कनेक्ट की जाए। तो कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के चाहे लेफ्ट एंड से सप्लाई प्रोवाइड कराओ चाहे राइट एंड से सप्लाई प्रोवाइड कराओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बायलेटरल का मतलब है उसमें दोनों तरफ से करंट की सप्लाई दी जा सकती है। जैसे रजिस्टर हो गया, रजिस्टर में इधर से भी करंट की सप्लाई दी जा सकती है। अगर ये ऐसा रजिस्टर है तो इसमें इधर से भी करंट की सप्लाई दी जा सकती है, तो ये बायलेटरल हो गया। तो ये बायलेटरल का मीनिंग होता है, ये लीनियर का मतलब होता है। लीनियर का मतलब ओम्स लॉ को जो फॉलो करता हो। द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू एनी गिवन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ये देखो लिखा है कि करंट हो सकती है या वोल्टेज हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के अक्रॉस, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमें फाइंड करनी किसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के अक्रॉस, तो उसमें जितने भी सोर्सेस काम कर रहे होंगे उन सबका अलजेब्रिक सम लिखा जाता है करंट प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंटली अक्रॉस इन दैट एलिमेंट बाय ईच सोर्स। अगर हर एक सोर्स इंडिविजुअल काम कर रहा होता है उस केस में जितनी करंट वो फ्लो करवाते हैं उन सबका अलजेब्रिक सम लिखा जाता है उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर करंट का। When all the remaining sources, जितने भी बचे हुए सोर्सेज होते हैं, are replaced by their respective internal resistances। इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या कॉमन रहेंगी चीजें। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, जब भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर सबसे पहले यहां पर मल्टी सोर्स नेटवर्क के लिए वैलिड है, ये मल्टी सोर्स नेटवर्क के लिए वैलिड है। दूसरा पॉइंट है वैलिड फॉर लीनियर बायलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि जब भी हम इसे लगाते हैं और उसमें करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं, वैसे डिपेंडेंट सोर्स के बारे में तो हमें पढ़ना है नहीं, इंडिपेंडेंट है हमारे सिलेबस में। तो अगर इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या आएगा? वोल्टेज सोर्स आएगा, वोल्टेज सोर्स बनेगा। और दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा बनता है करंट सोर्स। ये कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो सर्किट के अंदर अगर एक एलिमेंट को हम काम में लेते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो काम में लिया जा रहा है, सोर्स कोई काम में लिया जा रहा है, उसको तो हम काम में लेते हैं, बाकियों को क्या कर दिया जाता है? उनका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट याद रखेंगे, जब भी कभी आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर वोल्टेज सोर्स का दिया गया है इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही रखेंगे, करंट सोर्स का दिया है तो वही रखेंगे। अगर नहीं दिया होगा तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किया जाता है शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस किया जाता है। मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम 0 लेकर के चलते हैं। और अगर आइडियल करंट सोर्स हुआ अगर
आइडियल करंट सोर्स, तो आइडियल करंट सोर्स के केस में ये क्या लेकर चलेंगे हम लोग, ओपन सर्किट का केस लेकर के चलेंगे, ओपन सर्किट का केस लेकर के चलेंगे। इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट था भी कि अगर कोई मल्टी सोर्स नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसमें एक से ज्यादा सोर्सेज लगे हुए हैं और किसी पर्टिकुलर ब्रांच में या किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में हमें पावर निकालना हो, करंट निकालनी हो, वोल्टेज निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जितने भी सोर्सेस काम कर रहे हैं उनको इंडिविजुअल अलग अलग काम करवाएंगे। उसके बाद उनके जितने भी इफेक्ट होंगे उनका सबका अलजेब्रिक सम कर लिया जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी उस ब्रांच के अंदर निकाली जा सकती है। उसमें ध्यान ये रखेंगे, ये केवल और केवल मल्टी सोर्स नेटवर्क के लिए वैलिड है। अगर उस नेटवर्क के अंदर एक ही सोर्स लगा है, चाहे वो करंट सोर्स हो या फिर वोल्टेज सोर्स हो, तब उसके लिए वैलिड नहीं है। साथ में यहां पर ये वैलिड है लीनियर बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब समझा दिया, दोनों साइड से करंट फ्लो हो सकती है, और लीनियर का मतलब ओम्स लॉ को जो फॉलो कर रहा हो। तीसरा पॉइंट ये होता है वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स है हमारे सिलेबस के पार्ट, इनमें ध्यान ये रखेंगे इंडिपेंडेंट अगर होते हैं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और आइडियल करंट सोर्स को ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सेलेक्ट अ सिंगल सोर्स, कोई भी एक सिंगल सोर्स सेलेक्ट कीजिए एक्टिंग अलोन, जो अकेले काम कर रहा हो उस पूरे नेटवर्क के अंदर। सॉर्ट द अदर वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स अगर अदर लगे तो उनको सॉर्ट कर दो, एंड ओपन द करंट सोर्स, और अगर करंट सोर्स लगे, आइडियल केस है, कुछ नहीं कहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उनको क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया होता है, नहीं दिया गया होता तब ऐसा करेंगे, अगर दिया गया हो तो उसी से रिप्लेस कर देंगे उन्हें। पहला पॉइंट समझ में आया, कोई एक सोर्स को हम काम में ले रहे होंगे, बाकियों को क्या कर दिया जाएगा, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स है तो ओपन कर दो उन्हें, और अगर उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं तो वही वैल्यू से रिप्लेस कर दो उन्हें। फिर अगला पॉइंट होता है फाइंड द करंट थ्रू और वोल्टेज अक्रॉस द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ड्यू टू द सोर्स अंडर कंसिडरेशन। जिस सोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट जा रहा है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में, वो वैल्यू निकाल लेते हैं। यूजिंग अ सुटेबल नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, कोई भी मेथड लगा करके हम उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी मेथड लगाने का मतलब है केवीएल केसीएल लगा करके उसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे या वोल्टेज पता कर लेंगे। फिर कह रहे हैं रिपीट द अबव टू स्टेप्स फॉर ऑल द सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हैं उन सबके लिए दोनों के दोनों स्टेप अलग अलग परफॉर्म करो। फिर कह रहे हैं ऐड द इंडिविजुअल इफेक्ट, जो भी इंडिविजुअल इफेक्ट्स आ रहे हैं क्या करो, उनको सबको ऐड कर दो, प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल सोर्सेस। ऑब्टेन द टोटल करंट और वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट, जो एलिमेंट है हमारे कंसिडरेशन में उसमें पावर कितनी जा रही, करंट कितनी जा रही, या फिर उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, उन सब की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सर्किट पर लगाना सीखते हैं। यहां पर एक सर्किट दिया गया है, ये क्वेश्चन याद होगा अगर क्लास देखी होगी तो हम लोगों ने जब नोडल एनालिसिस डिस्कस किया था वहां पर लिखा था, केवीएल लगा करके भी इसे सॉल्व किया गया था। आज हम सॉल्व करेंगे इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। क्वेश्चन वही है जैसे पहले था कि सीडी ब्रांच के अंदर करंट कितनी फ्लो करेगी, वही वैल्यू बतानी है हमें। तो अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं तो पहला काम ये होता है कि दोनों सोर्स हम एक साथ काम में नहीं ले सकते, एट अ टाइम केवल सिंगल सोर्स काम कर रहा होगा इस पूरे नेटवर्क के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं स्टेप नंबर 1, if 15 volt source is acting, source is acting alone। पहला कंसिडरेशन हमारा है 15 वोल्ट का जो सोर्स है वो अकेले काम कर रहा है। तो अगर 15 वोल्ट का सोर्स अकेले काम करेगा तो यहां पर 30 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया नहीं गया, तो वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट सर्किट के साथ। रिप्लेस कर दो शॉर्ट सर्किट के साथ, तो क्या बनेगा, यहां पर ये है 15 वोल्ट्स, यहां पर 6 ओम है, इसके अंदर 3 ओम रजिस्टर लगा है, यहां पर C है, यहां पर D लिखा गया है, इसमें आगे जो रेजिस्टेंस लगा है ये वो कितना है, 3 ओम है, और इसको रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट के साथ। ये ऐसा है, शॉर्ट सर्किट है, ये रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट के साथ। अब हमें ये देखना कि इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाना बहुत इजी हो गया, 3 और 3 है, ये 6 है, यहां से करंट की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल लेते हैं। तो देखो ये 3 और ये 3 कैसे हो गए, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में होंगे तो बन जाएगा 3/2 ओम,
R/2 बन जाएगा, 3/2 ओम हो गया। ये 3/2 और ये 6 कैसे आ जाएंगे, सीरीज में आएंगे, तो R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा इसका, ये निकल के आएगा 6 + 3/2, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 15/2 ओम। देखो सही है, ठीक है, 15/2 ओम बन गया। अब क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू हम लोग जानते हैं I = लिखा जाता है वोल्टेज जो कि 15 है डिवाइडेड बाय में R इक्विवेलेंट जो कि लिखा 15 डिवाइडेड बाय में 2, तो ये बन जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर की करंट आई। अब ये 2 एम्पियर की करंट जाएगी कहां से, सर्किट से यहां चलेगी, देखेंगे ध्यान से, 2 एम्पियर की करंट यहां से चलेगी, इधर 3 ओम, इधर 3 ओम, तो इसमें चली जाएगी 1 एम्पियर करंट और इस वाले ब्रांच में चली जाएगी 1 एम्पियर करंट। ऐसा होगा। इसका मतलब हमारे पास इसमें पहले सोर्स जो 15 वोल्ट का सोर्स लगा है, अगर उसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं, वो हमारा कंसर्न है, तो बाकी के बचे सोर्सेस को सॉर्ट कर देंगे, तो करंट निकालेंगे CD में, तो C से D की तरफ जो करंट बनेगी वो बनेगी 1 एम्पियर करंट। याद रहेगा। सेकेंड स्टेप रिपीट करते हैं, तो सेकेंड स्टेप अगर हम रिपीट करते हैं यहां कहीं पर, तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, अब की बार में ये जो 15 वोल्ट था इसको हम सॉर्ट कर देते हैं इस बार। तो स्टेप नंबर अगला है, स्टेप नंबर 3 है, सेकेंड स्टेप हो गया यहां पर। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको ऐसा बनाया, सेकेंड स्टेप के लिए उसमें कैलकुलेशन स्टार्ट की, यहां पर स्टेप सेकेंड हो गया, आई की वैल्यू निकाल लिया इंडिविजुअल सोर्स की वजह से। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहां पहले को सॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसको एक बार यूज में ले लिया है, सॉर्ट कर देते हैं। यहां पर कितना लगा है, 6 ओम लगा है, यहां पर कितना है, दैट इज 3 ओम, ऐसा है। वापस से इधर यहां पर 3 ओम लगा है, और इस सोर्स को काम में लेते हैं तो इसकी पोलैरिटी देख लेते हैं, प्लस अपर साइड है, ऐसा कुछ, तो ये 30 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा सर्किट बन गया, इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया गया। एक बार रीचेक कर लो, 6 है, 3 है, 3 है, वो 30 है, 6 है, 3 है, 3 है, 30 है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ये फिर से C और D है। अब क्या करना है, दोबारा कैलकुलेशन करनी है कि ये सोर्स इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो करा रहा होगा। तो वापस से यहां पर 6 और 3 पैरेलल में आएंगे, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाय में 6 + 3 बन जाएगा, ये बनेगा 18/9 = में 2 ओम बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों जो बनेंगे, इन दोनों का निकल के आया ऐसा। अब ये देखो 2 और ये 3 कैसे चले जाएंगे, सीरीज में चले जाएंगे, तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 3 + 2 दैट इज 5 ओम। तो करंट निकालेंगे, टोटल करंट जो बैटरी सप्लाई करेगी ये I, तो I की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, I निकल के आएगा V दैट इज 30 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 5, 6 एम्पियर आ जाएगा करंट। ठीक है, ये करंट आ गई 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर करंट यहां से चलेगी, तो 6 एम्पियर यहां से चलेगी, तो यहां पर जो करंट जाएगी अब डिवाइड होगी, तो करंट डिवीजन रूल पढ़ा था हम लोगों ने, CDR VDR सारा पढ़ लिया है। तो इसमें जो करंट जाएगी वो अलग, इसमें जो करंट जाएगी उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का सम 6 और 3 9 बन जाएगा। इनकमिंग करंट कितनी है, दैट इज 6। तो यहां से कैंसिल करवाएंगे, क्या बनेगा, 4 एम्पियर करंट निकल के आ जाएगी। तो एक तो ये पता चल गया कि जब सेकंड सोर्स इंडिविजुअल काम कर रहा होगा तो इस ब्रांच में C से D की तरफ 4 एम्पियर करंट बनेगी, और जब 15 वोल्ट सोर्स काम कर रहा होगा इंडिविजुअल अकेले, तो उस समय पर जो करंट बनेगी इसके अंदर C से D की तरफ 1 एम्पियर की करंट बनेगी। अब अगला स्टेप क्या होता है, एक बार देखो फिर से पढ़ लो। लास्ट स्टेप होता है एड द इंडिविजुअल इफेक्ट्स, जितने भी इफेक्ट आ रहे हैं इंडिविजुअल उन सबको क्या करो, ऐड कर लो, और जो भी अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाल लो। तो अब क्या करना है, सबसे पहले वाले केस में देखा था हम लोगों ने कि वहां पर करंट बन रही थी इस डायरेक्शन में। इस ब्रांच को दोबारा बनाओ, ये हमारे पास ब्रांच है C और ये ब्रांच है D, CD ब्रांच हो गई। इसका रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखा है, कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज 3 ओम। इसमें पहले वाले केस में करंट बन रही थी 1 एम्पियर, दूसरे वाले केस में बन रही यहां पर 4 एम्पियर करंट। तो इसमें जो ओवरऑल करंट बनेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितनी बनेगी, 5 एम्पियर करंट बनेगी। और अगर इसका आंसर पता होगा तो पिछले वाले क्लास में भी इसको 2 अलग मेथड से सॉल्व किया गया था, वहां भी 5 एम्पियर करंट आई थी, ऊपर से नीचे की तरफ बह रही थी, C से D की तरफ जा रही थी करंट। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके भी हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम कब करता है, मल्टी सोर्स नेटवर्क के लिए वैलिड है।
ये केवल और केवल लीनियर नेटवर्क के ऊपर काम करता है, बायलेटरल के ऊपर काम करता है। और अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगे हैं, करंट सोर्स लगे हैं, तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हम उनकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, सिंगल सोर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है, और सिंगल सोर्स जब काम कर रहा होता है तो उसकी कैलकुलेशन इजी होती है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर सर्किट आसान था तो उसको हम लोगों ने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता तो यहां पर हम केवीएल या केसीएल लगा करके करंट की वैल्यू निकाल सकते थे। एक इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम टू कैलकुलेट द करंट इन ब्रांच पीक्यू ऑफ द सर्किट। ठीक है, कह रहे हैं पीक्यू ब्रांच के अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, केस अलग अलग डिस्कस करते हैं। केस पहला है, पहले केस में डिस्कशन ये है कि अगर हम 4.2 वोल्ट सोर्स काम में लेते हैं तो उस समय पर ये जो 3.5 वोल्ट है ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो उस समय पर जो सर्किट रीड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा सर्किट होगा, ये सर्किट कुछ इस तरह का होगा, यहां पर कुछ ऐसा, ये 3.5 को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, यहां पर है 2 ओम, ये 4.2 वोल्ट है, ये है 1 ओम, ऐसा दिया गया है। तो अगर हम इस पीक्यू ब्रांच के अंदर करंट निकालना चाहते तो सबसे पहले टोटल करंट जो बैटरी सप्लाई करेगी वो तो मिल जाए। उसके लिए क्या करते हैं, देखो 3 और 2 तो बन जाएगा 6/5 ओम, देखते जाएंगे, और साथ में 2 और ये 1 और मिलेंगे, तो यहां से जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा 1 + 2 + 6/5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 + 10 + 6 डिवाइडेड बाय में 5, ये बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाय में 5 ओम। इसी तरह से अगर यहां से करंट निकालेंगे जो बैटरी सप्लाई करेगी, मान लेते हैं वो I है, तो I = बन जाएगा 4.2, तो 22 बाय यहां 10 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय में R आ जाएगा 21, यहां पर बनेगा 5। तो देखो ये बन जाएगा 2 टाइम्स यहां बनेगा, तो 2 × या 2 ऐसे लिख देते हैं 2, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स, और ये बन जाएगा 1 एम्पियर आएगी करंट, 1 एम्पियर करंट बनेगी। एक बार अब अगर 1 एम्पियर की करंट चलेगी तो इसके अंदर कितनी करंट जाएगी वो निकालना है। तो इसके अंदर करंट कितनी जाएगी, सामने वाले का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों के रेजिस्टेंस का सम, CDR इनटू में क्या लगाएंगे यहां पर 1, तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर करंट फ्लो करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये हो गया। सेकेंड केस जब लगाएंगे 3.5 वोल्ट, ये किसकी वजह से है, तो यहां लिख देना ड्यू टू 4.2 वोल्ट सोर्स, इस सोर्स की वजह से है। दूसरा सोर्स जब काम में लिया जाएगा तो इसको शॉर्ट कर दो, इसको बना लेते हैं। तो इधर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये शॉर्ट सर्किट, पहले इधर बना देंगे एक रेजिस्टेंस, एक इधर रेजिस्टेंस है, एक यहां कहीं बनाया गया है, एक रेजिस्टेंस यहां कहीं है, सोर्स इस तरह से इस बार काम कर रहा है 3.5 वोल्ट। बाकी के रेजिस्टेंस लिख लो, यहां पर 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, तो ये 1 दिया गया है, ये 2 दिया गया है, ये 3 दिया गया है, साथ ये 2 दिया गया है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 2 दिया गया है। करंट निकालो, तो यहां पर ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। ये केस सेकंड है, जब दूसरा वाला सोर्स काम कर रहा होगा तो क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं ये 2 और 2 3 बनेगा, 3/2 बन जाएगा, तो 3/2 + 2 ये बन जाएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट, तो बन जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय में 2 दैट इज इक्वल टू 7/2 बनेगा। इतना ओम रेजिस्टेंस आया। I डैश मान लेते हैं, यहां से करंट बैटरी फ्लो करा रही है, I डैश की वैल्यू निकाल लो। फिर I डैश निकल के कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस दिया गया है और यहां पर वोल्टेज सोर्स जो काम कर रहा 3.5, ये बन जाएगा 3.5 लिखो ऐसे, 35/10 लिख लेते हैं, और यहां पर ये 7/2 बनेगा। तो ये 7 5 5 का डबल 2 2 1 बन जाएगा, 1 एम्पियर करंट इसमें आएगी। ठीक है, तो यहां से 1 एम्पियर करंट चलेगी, तो 3 वाले में करंट निकालनी है, तो 1 एम्पियर करंट चलेगी तो आधी जाएगी इसके अंदर। तो अगर हम इस ब्रांच को दोबारा बनाते हैं 3 ओम, यहां कहीं पर P है, यहां Q है, तो इसमें नीचे से करंट इस केस में कितनी जा रही है, वो जा रही है 0.5 एम्पियर करंट।
ये नीचे से करंट जा रही है, ऊपर वाले केस में जो पहला वाला केस था इसमें से ऊपर से करंट आ रही थी कितनी, एक बार चेक कर लेते हैं, 0.4 एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर करंट ऊपर से आ रही, तो ओवरऑल करंट नीचे से जा रही ना इसके अंदर, नीचे से कितनी 0.1 एम्पियर करंट जा रही है फ्रॉम Q टू P। ये है 3 ओम। आंसर चेक कर लेते हैं, देखो 0.1 एम्पियर फ्रॉम Q टू P जा रही है। आई थिंक सुपरपोजिशन थ्योरम किसी सर्किट के ऊपर लगाना आया होगा। जितने भी सोर्सेज हैं उनमें से एट अ टाइम एक सिंगल सोर्स हमें काम में लेना है, उसकी वजह से केवीएल इक्वेशन अगर बन नहीं लिखो, केसीएल लिखना लिखो, अगर नहीं तो सिंपल ओम्स लॉ से उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ना के बराबर चीजें, अगर हमें ये आती होंगी तो हम चाहें तो सुपरपोजिशन थ्योरम से किसी भी सर्किट के अंदर अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है वो सोर्स मल्टी सोर्स होना चाहिए, बाकी लीनियर बायलेटरल तो वो ऑफकोर्स होगा ही, हमारे सिलेबस का है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क तब होता है जब कोई भी सोर्स चार्ज सप्लाई करता है किसी बाहर वाले और एक्सटर्नल सोर्स के अंदर, तो वही है इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अगर ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है किसी सोर्स से तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। जैसे यहां पर अगर हम इसका वोल्टेज भी ले लेते हैं और ये क्यों चार्ज सप्लाई कर रहा है इस सर्किट के अंदर, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिकल वर्क लिखें, इलेक्ट्रिकल वर्क W इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, V इंटू में Q लिखेंगे। मान लेते हैं Q के केस में T टाइम तक फ्लो करता है कोई चार्ज, तो उस केस में यहां पर करंट फ्लो करेगी, दैट इज IT। यहां पर लिखना होगा तो लिख देना, Q की वैल्यू क्या होती है, I इंटू T होती है, पहली क्लास से हम लोग जानते हैं। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला निकल के आया VIT, ये हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क W। अब इसकी यूनिट लिखना है तो यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट क्या निकल के आएगी, यूनिट निकल के आ जाएगी जूल, या फिर इसको हम लिखना चाहें पूरा तो ऐसे लिख सकते हैं जूल, और साथ में यहां पर किलो जूल, माइक्रो जूल जो भी निकल के आ रहा है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल बन जाएगा। 1 माइक्रो जूल इसकी भी जरूरत पड़ सकती है हमें, तो ये होता है 10⁻⁻6 जूल बन जाता है। तो ये यूनिट भी याद रखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं क्या निकल के आ रहा होगा, mL2T-2, क्योंकि एनर्जी है। अब आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है उसे हम कहते हैं एनर्जी। और एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो पावर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर ही डिफाइन कर लेते हैं कि पावर क्या होती है। तो पावर को ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर W, इलेक्ट्रिकल पावर P से लिखी जाती है। ये होती है इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पर यूनिट क्या लिखा जाता है यहां पर, तो पर यूनिट टाइम लिखा जाता है। ठीक है, पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है उसी को हम कहते हैं यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर, या फिर पर सेकंड कितनी हीट डिसिपेट होती है या एब्जॉर्ब होती है उसकी वैल्यू हम इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू निकल के आई हमारे पास VIT डिवाइडेड बाई में क्या निकल के आएगा, टाइम। तो यहां से फार्मूला निकल के आएगा V इंटू I, ये हो जाएगा पावर, ये पावर निकल के आएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सेम ऐसे ही है। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लिख देते हैं E से, तो E इज इक्वल टू वही लिखा जाएगा, वर्क डन ही तो पावर होगा, तो वर्क डन यहां से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, VIT लिख सकते हैं। अगर अलग अलग केस में हम वैल्यू रख देते हैं, V की वैल्यू सपोज IR रख दी जाती है, तो यहां पर IT बन जाएगा, यहां लिखना होगा, लिख देना, सिंस V इज इक्वल टू IR है, तब के केस में ऐसा होगा। तो फार्मूला बन जाएगा, देखो I²R इंटू T बनेगा, ये है E। सेकेंड केस में E अगर लिखेंगे तो V की वैल्यू ठीक है, I की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज V/R बन जाएगा, इंटू में T बनेगा, तो फार्मूला निकल के आएगा, देखो V²/R इंटू में T बनेगा, ये E की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक फार्मूला ये हो गया, अगला फार्मूला ये हो गया, और एक फार्मूला हम लोगों ने अभी पहले निकाला ही था। 3 अलग अलग फार्मूले निकल के आए। यहां पर ध्यान ये रखना कि I की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट की है, दैट इज V डिवाइडेड बाई में R। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए फार्मूले होते हैं, लेकिन ध्यान ये रखेंगे जब भी कोई सोर्स काम कर रहा होगा तो यहां पर ये सोर्स के लिए वैलिड है, सोर्स के लिए वैलिड है, रजिस्टर के लिए भी वैलिड है, लेकिन सोर्स के केस में केवल और केवल हम काम में यही फार्मूला ले सकते हैं। बाकी जितने के जितने फार्मूले हैं ये सारे के सारे रजिस्टर के लिए वैलिड है, रजिस्टर के लिए वैलिड है। रजिस्टर के केस में P इक्वल टू VI लगाएं, I²R लगाएं, सब केस में वैलिड रहता है। तो वही यहां पर हम लोग
लिख रहे थे इलेक्ट्रिकल पावर। इसके फार्मूलों को थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं। एक फार्मूला V आया है, दूसरा फार्मूला आएगा I²R इंटू टी, तो T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर ये दूसरी केस के निकल के आएगी। तीसरे केस में जो पावर निकल के आएगी P इज इक्वल टू वो लिखा जाएगा V² डिवाइडेड बाय में R लिखा जाएगा। ठीक है। और अगर बात करते हैं यहां पर बल्ब लगे हैं, एक दो बल्ब है, ये एक बल्ब लगा है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन अभी यहां पर पढ़ रहे हैं तो चीजें एक बार कवर कर लेते हैं। ये बल्ब लगे हैं, ये बल्ब लगे हैं और इनकी हमें पावर लिखनी है। इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है। यहां दो बल्ब लगे हैं इस तरह से, ये दो बल्ब लगे हैं, इसकी पावर P1 है और इसकी पावर P2 है। ठीक है। बताना हो कि इसकी टोटल पावर क्या होगी, तो यहां पैरेलल के केस में P टोटल क्या निकल के आता है, P1 प्लस P2 निकल के आता है, और सीरीज वाले केस में निकल के आता है 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 निकल के आता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। बस ये इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना नहीं है अभी, क्योंकि आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका डिटेल कि कौन सा ग्लो ज्यादा करेगा बल्ब, कौन सा ग्लो कम करेगा, किसमें हीट लॉस ज्यादा होगा, किसमें हीट लॉस कम होगा, वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ रहे थे क्योंकि आगे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़नी है, जिसको प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नाम देकर के छोड़ दिया था, दैट वाज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। उसे पढ़ना, इसलिए इन चीजों को जल्दी से कवर कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अलग अलग यूनिट्स देख ली, यहां पर पावर देख लिया, पावर की यूनिट देखना चाहे तो पावर की यूनिट क्या निकल के आएंगी। तो सबसे पहले यहां पर यूनिट्स देखते हैं। यूनिट्स, तो पहली यूनिट क्या निकल के आती है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या होगा, 1000 वाट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट वाट आती है। यहां से देखो, ये हो जाएगा जूल, ये हो जाएगा सेकेंड, और यहां पर 1 जूल सेकेंड बराबर होता है 1 वाट के। किलोवाट हो गया। ठीक है। इसी तरह से एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर निकल के आता है। ये हमारे पास वैल्यू अलग अलग केस में निकल के आती हैं। तो जो भी यूनिट दे रखी हो उनमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, आई थिंक समझ में आया होगा। द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। W डिवाइडेड बाई 2 या E डिवाइडेड बाई में T पावर कहलाता है। ठीक है। अब आगे यहां पर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक अलग यूनिट है जिसको हम कहते हैं किलोवाट आर। ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, ध्यान रखेंगे, एनर्जी की यूनिट है। और हम ट्रेड के लिए कॉमर्शियल यूनिट यही यूज करते हैं। इसको 1 यूनिट भी कहा जाता है, 1 यूनिट भी कहा जाता है। 1 यूनिट क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है कि अगर कोई सर्किट है जिसकी पावर 1 किलोवाट है और 1 घंटे तक काम करता है वो, तो उस समय पर जितनी भी पावर उसके अक्रॉस डिलीवर की जा सकती है वो कहलाती है 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर मतलब 1 यूनिट। इसको निकाल लेते, देखो डेफिनेशन में लिखी, 1 किलोवाट आर is the amount of electrical energy which is consumed in a circuit of power 1 kilowatt in 1 hour। 1 किलोवाट अगर किसी सर्किट की पावर है और 1 आवर तक उसे यूज में लिया जाता है, तब उसके अक्रॉस जो पावर डिलीवर होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट या 1 यूनिट होगी। अगर बात करते हैं 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है, तो 1 किलो का मतलब होता है 3, आर का मतलब होता है 3600, तो ये बन जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर बन जाएगा 5 जूल के। ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, इतना जूल लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगी 1 किलो वाट आर। ठीक है। ध्यान रखेंगे कॉमर्शियल यूनिट होती है, ट्रेड के लिए हम इसे यूज करते हैं, फॉर ट्रेड के लिए इसे यूज करते हैं। तो ट्रेड के लिए इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे जब भी कभी 1 किलोवाट आवर का मतलब कहा जाएगा, इसका मतलब वो 1 यूनिट है। ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती है यूनिट, क्योंकि घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में ही आता है, यूनिट के हिसाब से आता है। तो यूनिट के हिसाब से बिलिंग की जाती है, तो ट्रेड यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है। इसको पढ़ लिया। साथ में यहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड पावर। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम केवीएल पढ़ रहे थे, तो कहा था कि रजिस्टर में करंट हमेशा जहां से एंटर करती है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल नाम देते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था ऐसा क्यों कहते हैं, वो क्यों करते हैं वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर 2 पॉइंट लिखे गए हैं, इफ करंट एंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स। अगर हम बात करते हैं यहां कोई वोल्टेज सोर्स बना है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है, यहां पर क्या है, करंट एंटर कर रही है इसके अंदर,
यहां करंट एंटर कर रही है I और इसका वोल्टेज दिया गया है V। यहां पर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। वोल्टेज सोर्स है, पता होगा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। देन इट इज रिफर्ड एज एब्जॉर्ब पावर। तो इस केस में जो यहां पर पावर होगी, पावर वो एब्जॉर्ब पावर होगी, और एब्जॉर्ब पावर होगी तो हम उसे लिखेंगे V इंटू I। ये एब्जॉर्ब पावर होगी, ठीक है। और अगर इसका ऐसा उल्टा केस बनाया जाए, यहां पर पॉजिटिव यहां निगेटिव बनाया जाए, तो यहां पर A बनेगा और यहां पर B बन जाएगा। मान लेते हैं लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है करंट, तो यहां पर पावर जो होगी वो डिलीवर्ड पावर होगी, और इस केस में हम लिखेंगे P इज इक्वल टू V इंटू आई। P इंटू V इंटू आई ऐसा लिखा जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये ऐसा है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और यहां से करंट एंटर कर रही है, ये A हो गया, और या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पहले वाले फिगर को दोबारा रीड्रॉ करते हैं। पहला वाला फिगर कुछ ऐसा बना है, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है, यहां पर A है, और इधर बनाया गया है B। मान लेते हैं इसके अंदर करंट इधर जा रही, दैट इज -2 -I। मान लेते हैं करंट इसमें -I जा रही है और इसका वोल्टेज V है, तो पावर यहां पर ये करंट लीव करेगी ना, तो पावर डिलीवर्ड होगा, और वो कितना होगा, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, लेकिन माइनस में लिखा जाएगा। और यहां पर VI क्या था, एब्जॉर्ब पावर थी। तो एब्जॉर्ब पावर, डिलीवर्ड पावर, इनको एक साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल सोर्स है तो वो जितनी पावर डिलीवर कर सकता उतनी पावर एब्जॉर्ब करेगा। मतलब कि अगर किसी हम सिंगल सोर्स के लिए बात करते थे, नए पेज पर करते हैं बात, फॉर अ सिंगल सोर्स की बात कर रहे हैं, रजिस्टर या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कोई और नहीं है, सिंगल सोर्स की बात कर रहे हैं। फॉर अ सिंगल सोर्स समेशन ऑफ P डिलीवर्ड प्लस समेशन ऑफ P एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, ठीक है। बात करते हैं अलग दूसरे केस में। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करती है तो हम कहेंगे यहां पर पावर एब्जॉर्ब हो रही होगी। पॉजिटिव से अगर लीव करती है करंट तो हम कहेंगे पावर डिलीवर्ड हो रही है। अगर 5 वाट पावर एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब -5 वाट पावर डिलीवर कह सकते हैं उसे। करंट की डायरेक्शन अगर बदल दी जाए तब ऐसा होगा। यहां पर बात करते हैं दूसरा रजिस्टर के केस में, जो कि हमारा कंसर्न होना चाहिए समझने का कि हम जहां करंट एंटर करती है उसे पॉजिटिव क्यों लिखते हैं। तो अगर यहां पर बात करें कि कोई रजिस्टर बना हुआ है ऐसा, ये R है, ये A एंड है और ये B एंड है, इसमें करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसमें हम प्लस यहां लगाते थे, माइनस यहां लगाते थे। इसका रीजन ये था कि अगर प्लस में करंट एंटर करेगी तो यहां पर पावर एब्जॉर्ब होगी, और जो रजिस्टर होता है वो कैसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग रजिस्टर की क्लास में बात किए थे। पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है ये। तो पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, ऑलवेज इसमें क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगी, हमेशा पावर एब्जॉर्ब होगी। तो अगर यहां से करंट I फ्लो कर रही है, R है, तो इसमें जो पावर एब्जॉर्ब लिखी जाएगी वो क्या लिख सकते हैं, I²R लिख सकते हैं, V इंटू आई लिख सकते हैं, या फिर हम इसे V²/R लिख सकते हैं। हमारी चॉइस है, कोई भी फार्मूला लगा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सोर्स के लिए हमें V इंटू आई ही लगाना पड़ेगा और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। तो रजिस्टर के केस में 3 अलग अलग हमारे पास फार्मूले हैं, कोई भी फार्मूला लगा करके वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे यहां पर है, ये रजिस्टर दिया गया है, यहां पर पॉइंट A दिया गया है, ये पॉइंट B दिया गया है, ये 2 ओम है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जो निकल के आ रहा है दैट इज 4 वोल्ट है। और यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी बनाई गई है, प्लस और ये माइनस। तो करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं किधर से किधर की तरफ होगी, ये वोल्टेज की पोलैरिटी है। और यहां पर एक और फिगर बना लेते हैं, ये A लिखा गया है, यहां पर ये B लिखा गया है, और करंट इधर से इधर की तरफ जा रही है, 2 ओम है, और यहां पर 4 वोल्ट लिखा गया है। वहां पर वोल्टेज की पोलैरिटी दी है, क्या करंट की डायरेक्शन बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में अगर रजिस्टर के बारे में बात करें तो ये कैसा एलिमेंट है, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। पॉजिटिव में करंट एंटर करनी चाहिए, देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। इस केस में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन पता है, वोल्टेज की पोलैरिटी बनानी है, तो यहां पर हम प्लस और माइनस बना लेंगे, दैट इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट होता है कि एब्जॉर्ब पावर कैसे लिखी जाती है, डिलीवर पावर कैसे लिखी जाती है। ये नहीं बताया जाता है कि यहां पर जब पावर एब्जॉर्ब होती तो उस केस में से पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिया जाता है। तो याद रखेंगे, अगर किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का हमें साइन कन्वेंशन पता है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर पता है, तो उसमें करंट कहां से एंटर करेगी ये हम बता सकते हैं। और अगर करंट की डायरेक्शन पता है तो वोल्टेज के जो टर्मिनल होंगे उनमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनेगा ये भी हम बता सकते हैं।
इस केस में अगर पावर यहां पर एब्जॉर्ब लिखे तो क्या लिख सकते हैं, तो एक तो फार्मूला हो सकता है v²/r लिखें, यहां पर v × i लिखें, या फिर i²r लिखें, कोई भी फार्मूला लगाओ, देखो सबसे आंसर सेम निकल के आएंगे। अगर v की वैल्यू की बात करें तो 4 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय में r की वैल्यू 2 है, तो 16/2 दैट इज 8 वाट। यहां पर वोल्टेज दिया गया 4, करंट कितनी निकल के आएगी, तो करंट की वैल्यू निकाल लो, i = v/r होता है, तो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर आएगा। तो यहां पर 2 लिखेंगे, ये भी 8 वाट आएगा। और लास्ट वाले केस में लिखेंगे तो यहां बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू में r2, ये भी वैल्यू 8 वाट बनेगी। तो रजिस्टर में हमें वो अगर निकालनी पावर तो वो हमारी चॉइस है, तीनों में से कोई एक फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। बट इन केस ऑफ सोर्स के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला, केवल P = VI। बात करते हैं इस वाले केस में, तो इस वाले केस में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अगर करंट की डायरेक्शन हमें पता है तो हम वोल्टेज की पोलैरिटी बना लेंगे, अगर वोल्टेज की पोलैरिटी पता होती तो करंट की पोलैरिटी हम बना लेते हैं। दैट इज द कांसेप्ट रिलेटेड रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर पावर को हमेशा एब्जॉर्ब होगी। अब सोर्स के केस में जो यहां लिख रहे थे ना, यहां पर कि सोर्स अगर पावर एब्जॉर्ब कर रहा है VI, इसका मतलब ये पावर डिलीवर कर रहा होगा VI, माइनस में लगा करके लिखें तो प्लस VI अगर एब्जॉर्ब करता है तो माइनस VI डिलीवर कर रहा होगा। इन सब के केस में सही है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कह सकते कि ये पावर जो एब्जॉर्ब हो रही 8 वाट हो रही, इसका मतलब हम -8 वाट डिलीवर्ड लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि रजिस्टर पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, ये कभी डिलीवर कर ही नहीं सकता, तो डिलीवर नहीं कर सकता, इसलिए हम कभी भी यहां पर -8 वाट डिलीवर्ड नहीं लिख सकते इसे, तो -8 वाट डिलीवर्ड इसे नहीं लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है KVL और KCL में, जो माइनस प्लस साइन हम लोग लगा लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, अब याद रहेगा। इसके आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया, एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम बात करें कि अलग अलग केस में एब्जॉर्ब पावर डिलीवर पावर का केस लिखते हैं, तो सबसे पहले यहां पर करंट मान लेते हैं इधर की तरफ फ्लो कर रही, दैट इज I करंट। I की वैल्यू निकालना बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्या होगी, KVL लगा लेते हैं एक बार इसके अंदर। I करंट फ्लो कर रही है, तो सबसे पहले यहां पर -10 लिखेंगे, और दूसरे वाले केस में क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखा जाएगा +2I, और यहां पर लिखेंगे +3I = 0 बनेगा, तो I की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 2 एम्पियर। KVL लगा दिया है सिंपल, ठीक। I की वैल्यू निकल आई, तो अगर यहां पर हम पावर देखें तो ये पॉजिटिव से निकल रही है ना, तो पावर कैसी होगी, डिलीवर्ड होगी, डिलीवर्ड होगी। डिलीवर्ड पावर कितनी होगी, तो डिलीवर्ड पावर यहां से निकालेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 10 इंटू में करंट 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, 20 वाट हो जाएगी, ये पावर डिलीवर होगी। इस वाले केस में यहां पर क्या होगी, पावर एब्जॉर्ब होगी, पावर एब्जॉर्ब होगी, तो यहां पर वोल्टेज लिख सकते हैं, या फिर V = IR, जो भी मतलब लगाना चाहे लगा सकते हैं। P = V इंटू में I2 लिखेंगे, ये बन जाएगा 8 वाट। यहां पर जो पावर एब्जॉर्ब होगी वो कितनी लिखी जा सकती है, तो उसे लिख देंगे 6 इंटू करंट 2, तो ये बन जाएगा 12 वाट। 12 वाट 8 वाट किसके बराबर, 20 वाट के बराबर है। तो इस क्वेश्चन से ये समझ सकते हैं कि जो टोटल एब्जॉर्ब पावर हो रही वो टोटल डिलीवर पावर के बराबर है। तो समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड, ये ऐसा कह सकते हैं। दूसरा कहा जाता है कि टोटल एब्जॉर्ब पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 0, या टोटल पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 0। सारी चीजें वैलिड हैं। अब लेकिन ये कैसे वैलिड हैं, ये केस तो ठीक है, पावर एब्जॉर्ब का समेशन पावर डिलीवर्ड के बराबर होगा। देखो 20 बराबर है ना 8 + 12 के, ठीक है। ये कैसे वैलिड है कि एब्जॉर्ब पावर टोटल जो होगी वो 0 के बराबर होगी। तो यहां जो पावर एब्जॉर्ब हो रही है और इसको भी एब्जॉर्ब अगर लिखा जाए तो ये कितना आ रहा है, 20 वाट डिलीवर्ड पावर। अगर एब्जॉर्ब पावर लिखा जाएगा तो -20 वाट आएगा, तो -20 वाट और ये +20 वाट फिर से 0 बन जाएंगे। अगर दूसरा केस लिखते हैं डिलीवर्ड पावर का केस, तो डिलीवर्ड पावर के केस में ये इक्वेशन देखो, यहां पर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जो अभी इधर समझा है कि रजिस्टर जो होता है वो डिलीवर कर नहीं सकता, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, जो यहां पर लिखे गए हैं ये सोर्स के लिए वैलिड है, किसी सोर्स के लिए। और अगर किसी सोर्स में हम इन्हें लगाना चाहें तो ये कह सकते हैं टोटल एब्जॉर्ब पावर टोटल डिलीवर पावर के बराबर होगी, टोटल एब्जॉर्ब पावर 0 होगी, टोटल डिलीवर पावर 0 होगी। कहने का मतलब सब एक ही है, और कहने का मतलब एक ही है, तो यहां से जो ये इक्वेशन निकल के आती है इसे कहते हैं, एक तो नाम दिया जाता है कंजर्वेशन ऑफ पावर इक्वेशन कहते हैं पहला। दूसरा नाम दिया जाता है इसे पावर बैलेंस इक्वेशन, पावर बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है दूसरा। तीसरा नाम दिया जाता है पावर कंजर्वेशन थ्योरम, पावर, या फिर ऊपर तो लिख दिया है
कंजर्वेशन ऑफ पावर, या पहले एक बार लिख देते हैं पावर कंजर्वेशन थ्योरम, पावर कंजर्वेशन थ्योरम कहा जाता है। अगला इसका नाम होता है दैट इज टेलेजेंस थ्योरम। साइंटिस्ट थे टेलेजेंस थ्योरम, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बात की थी, इनके नाम पर भी इसे दिया जाता है। तो किसी भी सोर्स के लिए अगर बात कर रहे होते हैं टोटल सोर्स के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल एब्जॉर्ब पावर टोटल डिलीवर पावर के बराबर होगी, या टोटल एब्जॉर्ब पावर 0 होगी, टोटल डिलीवर पावर 0 होगी। एब्जॉर्ब जब लिख रहे होंगे तो उस केस में जो एब्जॉर्ब करेंगे, जो डिलीवर कर रहे होंगे उनको माइनस ऑफ डिलीवर लिखा जाएगा एब्जॉर्ब के लिए। तो जब माइनस साइन लगाएंगे उसके बाद जब सबको ऐड किया जाएगा वैल्यू वहां पर ओवरऑल 0 बनेगी। दैट इज टेलेजेंस इक्वेशन थ्योरम, या फिर पावर कंजर्वेशन थ्योरम, या फिर पावर बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये थी हमारे पास पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट, याद रहेगा। इसके आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगली थ्योरम दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसके बारे में थोड़ी बात की गई थी, आज डिटेल बात करते हैं। इन एन एक्टिव रजिस्टर नेटवर्क, स्टेटमेंट लिखा है, पढ़ देते हैं। किसी भी एक्टिव रजिस्टर नेटवर्क के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जाती है टेक्स प्लेस केवल तभी हो सकती है इफ द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द लोड। अगर लोड के टर्मिनल के अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और वो सोर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर निकल के आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आता है, इन दैट केस लोड के अक्रॉस पावर मैक्सिमम डिलीवर होती है। समझते हैं इसे कैसे। मान लेते हैं कि यहां कहीं पर एक वोल्टेज सोर्स बनाया गया है प्लस माइनस, यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स याद आया होगा। यहां पर एक लोड है और ये कुछ ऐसा है। ध्यान ये रखेंगे जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लगाते हैं तो कोई भी जो सर्किट होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। सेकंड पोर्शन ये होता है कि जो भी यहां पर लोड होता है, लोड वो भी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो हम एक केस में समझते हैं क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में तो है नहीं। तो लोड के केस में हम अगर इसे वेरी करवा के देखें तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैसे हो सकती है, इसका ग्राफ देखते हैं और साथ में इसकी जो कंडीशन निकल के आएंगे सब कुछ। अगर बात करते हैं स्मॉल आर है जो कि फिक्स है, ये क्या है इस बार फिक्स किया गया है, स्मॉल आर है हमारे पास फिक्स, ये फिक्स है, और ये है लोड रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे बनाते हैं, यहां पर जो वोल्टेज दिया गया है दैट इज वीएस, सोर्स है, ठीक है। अब हम ये देखना है कि इसमें जो पावर लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी। तो पावर जो लिखी जाएगी लोड के अक्रॉस PL इज इक्वल टू, तो वो क्या लिख सकते हैं VS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं पहले, या P इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा लिख लें। तो I निकाल लेते हैं पहले। तो I इज इक्वल टू निकल के आएगा टोटल वोल्टेज दैट इज VS डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस RL बनेगा। ये करंट हो गई। और लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिख देते हैं I स्क्वायर R। तो I की वैल्यू क्या है हमारे पास, I की वैल्यू है VS का स्क्वायर, R में लिखेंगे तो ये L लिखेंगे, VS का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय में RL प्लस स्मॉल R का होल स्क्वायर बन जाएगा इंटू RL बनेगा। ये वैल्यू आएगी लोड पावर की। अब हमें क्या करना है, देखो ये फंक्शन निकल के आया है। अब मैथ से हम क्या करते हैं, इसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमाइज करेंगे अगर मैथ की तरह तो इसका डिफरेंशिएशन पहले 0 करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव में ले जाकर के चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे पावर मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इधर डिफरेंशिएट करते हैं DPL बाई DRL। RL लोड है, वेरिएबल है, तो उसके अक्रॉस में हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो VS स्क्वायर तो इधर चला जाएगा, VS स्क्वायर तो इधर चला गया कॉमन। यहां पर कोसेंट रूल लगाओ, डिफरेंशिएशन का सॉल्व कर दो। तो यहां पर लिखा गया है RL प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर और RL का बन जाएगा 1। यहां पर लिखेंगे RL इंटू में बन जाएगा यहां 2, इसे लिख देंगे RL प्लस R और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा RL प्लस R का होल स्क्वायर था तो पावर 4 हो जाएगा। अब हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसे 0 करते हैं, तो 0 करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बन जाएगा RL प्लस R, यहां लिखना होगा तो लिख देना DPL बाई DRL इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, उसके बाद ये लिख रहे हैं। तो यहां पर एक वैल्यू बचेगी माइनस, यहां पर 2RL बचेगा, ये तो कॉमन चला जाएगा, एक कॉमन ले लिया है, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब इसे 0 होना होगा। तो यहां से RL प्लस R इज इक्वल टू 2RL बन जाएगा। तो यहां से देखो R की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, RL के बराबर आ जाएगी, ये निकल के आ रहा है।
इसका मतलब है जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाती है, इन दैट केस पावर जो डिलीवर्ड होगी वो मैक्सिमम पावर होगी। तो अगर मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी तो उस केस में यहां पर हम मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये तो फिगर हो गया, इसको सॉल्व किया, यहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस निकल के आया। अब अगर हम पावर लिखना चाहते हैं यहां पर कि जो पावर होगी वो मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या निकल के आई थी, वी आई स्क्वायर। तो ये था वी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में क्या लिखा था, यहां पर लिखा गया था आर एल लिख देते हैं और स्मॉल आर की वैल्यू भी आर एल लिख दी जाएगी। इनटू में क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बनेगा, यहां पर आर एल लिखा गया था। तो देखो ये निकल के आएगा वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 आर एल का स्क्वायर बन जाएगा। कुछ इस तरह से वैल्यू निकल के आएगी। और यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो आर एल किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। तो पी मैक्स की वैल्यू सेकंड के केस में भी लिख सकते हैं कि यहां पर जो वी एस स्क्वायर हो जाएगा वो 4 स्मॉल आर के बराबर आएगा। ये पावर मैक्सिमम है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ देखो कैसा बन के आएगा, तो ये पी आएगा और यहां पर आ जाएगा आर एल, क्योंकि जो वेरिएबल उसी के केस में तो हम लिखेंगे, कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। इस केस में जो यहां पर पावर डिलीवर्ड होती है वो मैक्सिमम लिखी जाती है और वो कितनी होती है, वी सोर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4 आर, या 4 आर एल लिखना चाहे तो 4 आर एल लिख सकते हैं। यहां पर जो स्मॉल आर की वैल्यू होती है वो आर एल के बराबर हो जाती है। ये है पी वर्सेस आर एल का ग्राफ। अब एक बात यहां पर समझते हैं सबसे पहले कि जो ये पावर निकल के आई दैट इज वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4 आर निकल के आया है ना, इसको हम अप्लाई करते हैं इस दिए गए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहां तो क्वेश्चन है, इधर बात करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये सर्किट बनाया है हम लोगों ने, प्लस माइनस, यहां पर स्मॉल आर दिया गया है, यहां पर दे रखा है आर एल जो कि वेरिएबल था, ये वी एस दे रखा है। तो लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड के अक्रॉस अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाते हैं तब क्या होगा, आई जो एल निकल के आया था, लोड करंट की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, वी एस डिवाइडेड बाय में दोनों का सम। दोनों का सम का मतलब क्या है, यहां पर हम सिर्फ आर एल लिख सकते हैं ट्वाइस लगा करके, दोनों को जोड़ेंगे तो सेम निकल के आएगा। आर की वैल्यू आर एल के बराबर है ना, तो अगर बराबर है तो दोनों की वैल्यू का सम लिखे थे वहां, देखो यहां पर एक बार चेक कर सकते हो, ये देखो यहां पर दोनों का सम लिखा गया था आर एल प्लस आर, तो आर की वैल्यू आर एल के बराबर हो गई तो ऐसा बन गया। ये आई एल निकल के आई है। तो अगर हम बात करते हैं पावर डिलीवर्ड पावर कितनी होगी, तो V इंटू आई होगी, क्योंकि सोर्स के लिए लगा रहे हैं। तो V की वैल्यू हमारे पास VS दे रखी, I की वैल्यू कितनी है, तो VS बटा 2RL है। ये ऐसा कुछ समझ आ रहा है। अब यहां से वैल्यू निकालो, देखो क्या निकल के आएगी, दैट इज VS स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2RL। ये पावर डिलीवर करेगी यहां से जो सोर्स लगा है, सोर्स पावर इतनी डिलीवर कर रहा है और मैक्सिमम पावर जो जा सकती है लोड के अक्रॉस इतनी जा सकती है। इसका मतलब बाकी कहां गई, तो बाकी चली गई इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर। तो याद रखेंगे, बात तो हमेशा की जाती है कि लोड के अक्रॉस पावर मैक्सिमम कब होगी, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर मैक्सिमम कब होगी, एट मोस्ट ये 50% एफिशिएंसी पर काम करती, ध्यान रखेंगे। अगर एफिशिएंसी निकालना हो तो यहां से निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी एटमोस्ट एफिशिएंसी ईटा परसेंटेज अगर निकालेंगे तो पावर जो भी आ रही होगी वो कितनी पावर आ रही, तो वो पावर आ रही वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4RL, और इनपुट पावर कितनी है, तो वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2RL, इनटू में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 50% निकल के आएगी। इसका मतलब इसकी एटमोस्ट एफिशिएंसी जो निकल के आती 50% है। अगर लोड देता है 100 वाट की पावर, तो लोड के अक्रॉस मैक्सिमम 50 वाट जा सकती है, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। साथ में यहां पर एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, जब लोड के अक्रॉस PL मैक्सिमम जब होती है तो उस केस में याद रखेंगे P जो स्मॉल r में करंट होती है, मतलब पावर होती है, वो भी मैक्सिमम लिखी जाती है। इस केस के बारे में कोई बात ही नहीं करता, ये वाला
कि लोड के अक्रॉस पावर मैक्सिमम होगी, तो लोड के अक्रॉस तो पावर मैक्सिमम लिखी जाती है, लेकिन उस केस में जो भी इंटरनल इंपीडेंस होता है, जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस अभी बोले, ऐसे जब पढ़ेंगे तो इंपीडेंस बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हम सबको एक साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, जब भी कभी लोड के अक्रॉस पावर मैक्सिमम डिलीवर होती है, उस केस में जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस या इंपीडेंस दिया होता है, उस केस में जो भी पावर होती है वो भी मैक्सिमम लिखी जाती है, और इसकी एट मोस्ट इफिशियंसी जो लिखी जाती है दैट इज 50%। मतलब अगर 100 वाट पावर अगर डिलीवर करेगा सोर्स, तो वहां पर मैक्सिमम जो लोड के अक्रॉस जा सकती है दैट इज 50 वाट। ध्यान रखेंगे, एक सर्किट पर इसे लगा करके अप्लाई करते हैं। देखो 110 वोल्ट लिखा है और यहां पर एक वेरिएबल रजिस्टर दिया गया है। बताना हमें यह है कि इस RAD की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये मैक्सिमम करंट यहां पर फ्लो कराए। फ्लो कराने का मतलब यहां मैक्सिमम पावर हो, इसकी पावर मैक्सिमम निकालनी है। तो एक काम करते हैं, तरीका वही होता है, जब भी कभी हमें ये थ्योरम अप्लाई करनी हो जिसके अक्रॉस हमें लोड की वैल्यू निकालनी हो, उसे सॉर्ट कर दिया जाता है। तो क्या इस सर्किट को अगर हम इधर बनाते हैं तो देखो क्या बनेगा। तो सर्किट को इधर बनाएंगे तो वोल्टेज सोर्स को तो सॉर्ट कर दिया जाता है, सॉर्ट कर देते हैं, अभी तक हम देखते आए हैं। इसको सॉर्ट कर दो, बाकियों को बना दो। यहां पर इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर हम ओपन सर्किट कर देंगे, ये ए उठ जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, ये ऐसा कुछ होगा। साथ में यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस इधर लगाया गया है, ये 3 है और ये 6 है, और इधर लगाया गया है 3 ओम और इधर लगाया गया है 9 ओम, ऐसा है। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। देखो ये पॉइंट दिया गया है बी, ये दिया गया है डी। हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए लोड की। तो लोड की वैल्यू निकालने के लिए इन दो टर्मिनल के अक्रॉस हमें सर्किट को सॉल्व कर देना है। तो अगर हम सर्किट को सॉल्व करते हैं तो देखो यहां लिख देते हैं हम ए। तो अगर ये ए हो गया तो इसे देखो कौन कौन से लोग जुड़े हैं। ए से जोड़ा गया है एक बी, ये बी जोड़ा गया है, कितने के साथ जुड़ा है, 3 ओम के साथ जुड़ा है। और ए के साथ में ये कौन सा पॉइंट था, सी, ये सी जुड़ा है, यहां पर सी जोड़ा गया है। ये कितने से जुड़ा है, 9 ओम के साथ जोड़ा गया है। साथ में बी और सी भी जुड़े हैं, ये कितने से जुड़ा है, 6 ओम के साथ जोड़ा गया है। वापस से आओ तो यहां पर ये बी ए हो गया, और ये तो यहां पर अगर डी के बारे में बात करें तो डी किससे जोड़ा गया है, तो सी और डी जोड़े गए हैं। सी और डी के बीच में क्या लगा है, 3 ओम लगा है एक। और ध्यान से ये देखो डी और बी भी जोड़े गए हैं, तो डी और बी जोड़े गए हैं सिंगल वायर के साथ। तो यहां पर सी और डी के बीच में एक लगा है, 3 हो गया। देखो ये लिख लिया गया, 9 लिख लिया गया, ये 3 लिख लिया गया, और ये 6 लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखो बी और डी तो एक साथ जोड़े गए हैं। तो बी और डी को एक साथ अगर हम जोड़ देते हैं, ये पॉइंट इसके साथ चला जाएगा तो दोनों पैरेलल में चले जाएंगे। तो अगर ये दोनों पैरेलल में गए तो यहां पर बनेगा 6 × 3 डिवाइडेड बाय में 6 + 3 2 बन जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, ये पॉइंट हमारे पास निकल के आएगा, इधर लिखते हैं, इधर ये बन जाएंगे। इनको सॉल्व कर दो एक बार, लेकिन इन दोनों पॉइंट को हम पहले मिला लेते हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा, और इस केस में यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी ये 9 है, ये 9 ओम हो जाएगी। वापस से ये जो दो बी और डी पॉइंट है, ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब 6 और 3 कैसे चले गए, पैरेलल में। तो यहीं पर आ गया बी, यहीं पर आ गया डी। तो यहां पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे, और वो क्या होगा, ये सी है तो ये लिखेंगे 2 ओम। देखो 6 × 3 डिवाइडेड बाय में 6 + 3, ये बन जाएगा 18/9 = 2 ओम बनेगा। ये कैलकुलेशन होगा इसकी। अब क्या करना है, हमें ए और डी के बीच में चाहिए। तो देखो 9 और ये 2 कैसे हैं, तो 9 और 2 हैं सीरीज में, तो ये बन जाएगा 11। और 11 और 3 कैसे पैरेलल में है, तो यहां पर जो आर इक्विवेलेंट बनेगा वो 3 ओम का पैरेलल ले लो 11 ओम के साथ, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 × 11 डिवाइडेड बाय में 3 + 11 बन जाएगा। तो ये 33 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 14 ओम। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी पॉइंट में रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या बनेगा, देखो 2 पॉइंट यहां बन जाएगा 2, और ये 3 बन जाएगा। तो यहां पर वैल्यू आएगी 5, 0 लगाएंगे,
3 बन जाएगा। इसके आगे जो भी होगा सॉल्व कर लेंगे, 2.3 समथिंग की अप्रॉक्सी वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी हमें कभी लोड की वैल्यू निकालनी हो कि वेरिएबल लोड लगाना, कितना लोड लगाना चाहिए, उस केस में पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होगी। तो लोड जितनी सप्लाई करता है पावर, उसकी 50% ही किसी लोड के अक्रॉस जा सकती, क्योंकि 50% एटमोस्ट एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। आई थिंक ये चीज समझ में आया होगा कि मैक्सिमम पावर कब हम डिलीवर करवा सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन ये है, जब लोड की वैल्यू बराबर हो जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस के, उस केस में पावर जो डिलीवर होती है वो मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की जो इफिशियंसी होती है, एटमोस्ट एफिशिएंसी, दैट इज 50%। मतलब अगर 100 वाट पावर जाएगी तो 50 वाट पावर लोड के अक्रॉस जाएगी, 50 वाट उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में भी डिलीवर होगी, वो भी पावर मैक्सिमम होगी। ध्यान रखेंगे। इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये ग्राफ है इसका। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम लोगों ने, यहां पर टेलेंजेंस थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ पावर इक्वेशन देख लिया, यहां पर किलोवाट आवर की डेफिनेशन पढ़ी, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख लिया, इलेक्ट्रिकल वर्क देख लिया, और यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है वो लगाना सीखा, और उसका स्टेटमेंट क्या था। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की। अगली क्लास में जब हम बात कर रहे होंगे तो अब सेपरेट टॉपिक अलग अलग डिस्कशन चालू होगा। जैसे हम लोगों ने केवीएल केसीएल पढ़ा था, तो नोडल एनालिसिस पर एक सेपरेट क्लास हम लोग देखेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम पर सेपरेट क्लास हम लोगों ने कवर कर ली है। सो मेस जो प्रॉब्लम होती है, लूप प्रॉब्लम के साथ डील करना, वो सेपरेट क्लास में सीखेंगे। इक्विपोटेंशियल पॉइंट के बारे में थोड़ा आइडिया हम लोगों ने रखा था, इक्विपोटेंशियल पॉइंट के बारे में थोड़ा और डिटेल बात की जाएगी। ब्रिज के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। साथ में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपेसिटर के अंदर आरसी सर्किट, उनको एक बार यहां पर रिकैप लिया जाएगा। तो ये समझ के चलते हैं कि 50% जो इसका वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी का वो कंप्लीट हो चुका, 50% अभी बाकी, क्योंकि इसके अंदर अभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आना बाकी रह गए हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।